अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सायर मेडिकल लर्निंग चैनल। आज इस चैनल में जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एंजाइना पेक्टोरिस का। ये आपको बताता चलूँ, ये सबसे पहले तो होम्योपैथिक के नए स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में आगाही होगी। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शंस की तरफ मतलब ये 10th क्लास 9th क्लास का एक टॉपिक है, वो भी इससे कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा जिन का भी सिलेबस है एंजाइना पेक्टोरिस, वो कोशिश की गई है कि वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। तो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो मैंने होम्योपैथिक तरीका से बताई है, और उसके बाद उसके अलावा जो इसमें कोई मज़ीद मेडिसिन की या ट्रीटमेंट जो हो रही हैं उनका थोड़ा जिक्र करता चलूँगा। सबसे पहले मैं एंजाइना के बारे में बता दूँ कि एंजाइना चीज़ क्या है। हमने लफ्ज़ सुना हुआ है एंजाइना, या हम वर्ड हम सुनते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। ये ज़हन में बात रखिएगा कि एंजाइना जो है ये ख़ास हार्ट पेन को या हार्ट की डिसऑर्डर को कहा जाता है। आप काज इसकी काज जो है सबसे पहले वो देखते हैं। एंजाइना की काज जो है एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जो कि आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, या आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो थ्रोम्बस प्रेजेंट है, या आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेक है, वो वजह हो सकती है। इसके अलावा जो है वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म है, या कोरोनरी आर्टरी के अंदर कंट्रैक्शन है, उसकी वजह से जो है ये एंजाइना की अलामात आ सकती हैं। सबसे पहले मैं कोरोनरी आर्टरी के बारे में बता देता हूँ। कोरोनरी आर्टरी का बाद स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कोरोनरी आर्टरी क्या है, और हार्ट का फंक्शन बता देता हूँ। हार्ट का फंक्शन क्या है ये याद रखिएगा कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लेफ्ट साइड में चेस्ट जो है हमारी अंडर रिब्स स्टर्नम के साथ जो है वो प्रेजेंट है। इसका काम जो है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा अपने मिलाना, और उसके बाद इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए लंग्स के अंदर भेजना। इसका काम जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई है, और हर रेशा तक ऑक्सीजन की फराहमी है। और ये याद रखिएगा कि जिस्म की तमाम आर्टरीज जो हैं वो पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, जबकि ये जो हार्ट है ये पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई कर रहा है। अब इस हार्ट को भी ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि इसने तमाम जिस्म की ज़रूरत को पूरा करना है। अब ये भी तो एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, इसको भी तो ब्लड की ज़रूरत है ना। अब इस ऑर्गन को जो ब्लड की सप्लाई आर्टरी कर रही है उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहेंगे, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, और हार्ट उस ऑक्सीजन से एनर्जी लेकर जो है वो ट्रैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया का फंक्शन कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या वो रिलैक्स हो रहा है। और अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रा की हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है परफ्यूजन से हार्ट के अंदर, और वो अपना जो है वो जो है अपना एक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक और वेसल्स जो है वो ड्रा की हुई है। ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसका डायमीटर वॉल्यूम कम है। अब जो डाइल्यूट वॉल्यूम है या जो नॉर्मल है उसके अंदर तो ब्लड का फ्लो ठीक है, उसको ऑक्सीजन की फराहमी भी ठीक मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो जिसमें स्पाज्म आ गया है आर्टरी के अंदर, या जिसका वॉल्यूम कम हो गया है, उसमें तो ब्लड की जो सप्लाई है वो कम होगी। इसी जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ा पाइप है उसमें से पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, एक छोटा पाइप है उसमें पानी का फ्लो कम होगा, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह का जो है वो मैकेनिज्म हो जाता है कि ब्लड का फ्लो जो है वो कंट्रैक्शन की वजह से, कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से, प्लेक की वजह से आर्टरी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और ब्लड का फ्लो भी कम जो है वो हार्ट मसल्स को पहुंचता है। ये मैं ये बात आपको बता दूं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंजाइना का, या इसमें जो इसको ब्लड की कम फराहमी है उसमें क्या चीज़ इसको मिलनी चाहिए थी कि ब्लड कम मिल रहा है तो वो अपना एक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा। याद रखिएगा, आप ये बात जहन में बिठा लें कि असल में जो एंजाइना है वो काज क्यों होता है, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी डिमांड से कम मिलती है, ठीक है। यहाँ मैंने सादा से अल्फाज में लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया है, क्यों, इज नॉट इक्वल। सप्लाई एंजाइना के अंदर क्या है, अब चाहिए तो ये कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। अब जितनी हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की डिमांड है, सप्लाई भी उतनी मिलनी चाहिए ना।
अब एंजाइना के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई डिमांड से कम हो जाती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। अब जितनी हार्ट मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए, प्रॉपर काम के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए थी, सप्लाई चाहिए थी, वो उसको प्रॉपर मिल नहीं रही। इस डिमांड की कमी की वजह से जो है वो वहाँ पे वो ऑक्सीजन के मसल्स जो सिम्टम्स कॉज करेंगे वो एंजाइना पेक्टोरिस होगा। अब जो एंजाइना पेक्टोरिस है, सबसे पहले मैं उसकी सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ कि अचानक सडन सीवर प्रेसिंग चेस्ट पेन, बाएं तरफ जो है ना अचानक एक कंप्रेस वाली पेन, दबाने वाली, दबाव आ गया, कंट्रैक्शन आ गई है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद यही पेन आपके जाव में जा रही है, आपके नेक में आ रही है, आपके बैक में जा रही है, आपके आर्म में जा रही है। तो इसका मतलब है ये है एंजाइना। अगर एंजाइना की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो लीडिंग टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक की तरफ ये सिम्टम्स मूव होंगी। सो इन शॉर्ट में एंजाइना के टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। एंजाइना के टाइप्स क्या है? सबसे पहले है स्टेबल एंजाइना, और दूसरे नंबर पे है अनस्टेबल एंजाइना, और तीसरे नंबर पे वेरिएंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना के बारे में सुन ले। स्टेबल एंजाइना जो है ये इसके कई नाम है। ये जो है ना कॉमन एंजाइना, टिपिकल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना का दूसरा नाम है, टिपिकल एंजाइना भी है। ये प्रोड्यूस होता है फिजिकल एक्टिविटी से। फॉर एग्जांपल आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको वो ही पेन जो है वो जो जिसकी अलामात मैंने बताई वो स्टार्ट हो गई हैं, और ये रिड्यूस हो गई हैं रेस्ट से। जब आपने रेस्ट किया, आप लेट गए, तो वो सिम्टम्स रिड्यूस हो गई, तो इसका मतलब है ये टिपिकल एंजाइना है। अब दूसरी इसकी टाइप है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो है ये इन दोनों के स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना के दरमियान की स्टेज है। इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो रेस्ट में भी जो है उसको रिलीफ नहीं मिलता। इसके लिए जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। उसके बाद जो है वेरिएंट एंजाइना है, इसकी जो कॉज है वो कॉजेज मैंने आपको बता दी है। या आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की सिम्टम्स है, स्पाज्म और कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म है, सकड़ाव है, ठीक है, या किसी भी दीगर सूरत में ब्लड की सप्लाई में जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो प्रॉपर हार्ट मसल्स को नहीं मिल रही। तो वो तीसरी जो टाइप थी वो वेरिएंट एंजाइना था। वो क्यों काज हो रही है? उसकी जो मेन काज है, एक तो कंट्रैक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, प्रॉपर उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, या उसके अंदर जो है वो उसका डायमीटर कम हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो ये भी जो है ये रेस्ट से इसको भी जो है वो रिलीफ नहीं मिलेगा। और इसकी जो इन तीनों की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें ट्राइनाइट्रेट्स दिए जाते हैं, या नाइट्रिक ऑक्साइड जो वैसोडाइलेटर होते हैं वो डायरेक्ट जाके यहाँ पे रिलीफ देंगे। लेकिन सबसे पहले एलोपैथी के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो अपने हिसाब से जो देते हैं वो होम्योपैथिक वाले ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते। वहाँ पे कुछ तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, कुछ बीटा ब्लॉकर देते हैं, कुछ नाइट्रेट्स देते हैं। इसके अलावा जो है वो पोटाशियम चैनल ओपनर देते हैं। उसके अलावा पोटाशियम कैल्शियम चैनल ओपनर देते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ये तमाम मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल हो सकती हैं एलोपैथी के अंदर के। लेकिन यहाँ हमने ट्रीटमेंट थारा होम्योपैथी कर ली है। तो होम्योपैथी के बारे में जो मैं ट्रीटमेंट्स आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पता चल गया कि ये सिम्टम्स आपके एंजाइना की हैं तो यहाँ पे आप जो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे वो आप अपने ओटीरिया मेडिका से सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। उसमें आपकी फर्स्ट रेमेडी जो है वो एकोनाइट होगी। उसके बाद कंट्रैक्शन बॉडी के मोस्टली कंट्रैक्शन के अंदर कैक्टस बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर देती है। उसके बाद डिजिटालस है, नाजा है, उसके बाद स्पाइचिलिया है, ग्लोनाइन है, स्ट्रोफेंथिस है, और उसके बाद सिलिसिफ्यूगा है। यहाँ पे मैंने दो रेमेडीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, डिजिटल और स्ट्रोफेंथस के बारे में। डिजिटल स्ट्रोफेंथस ये होम्योपैथिक वाले हमेशा याद रखें, डिजिटल और स्ट्रोफेंथस के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों का सेम है, और दोनों ही जो है वो कार्डियक टॉनिक के तौर पे एलोपैथिक के अंदर भी इस्तेमाल हो रही हैं, डिजिटल एंड स्ट्रोफेंथस। अब मैं इसका मैकेनिज्म और एक्शन आपको शॉर्ट बता देता हूँ होम्योपैथिक वालों को कि डिजिटल स्ट्रोफेंथस जो एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर एज ए ड्रग इस्तेमाल हो रही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का
कहाँ पर है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो पोटेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के अंदर वही केमिकल कॉन्सेंट्रेट है जो एलोपैथिक ने लिया हुआ। डिजिटल स्ट्रोफेंथस के बारे में बता रहा था कि डिजिटलिस और स्ट्रोफेंथस जो है इसका केमिकल कॉन्सेंट्रेट में डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट है और वो एलोपैथिक की तमाम ड्रग्स के अंदर एलोपैथिक के अंदर भी ये कार्डियक टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने होम्योपैथिक के अंदर भी इस्तेमाल इसको आप कर रहे हैं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें कि ये हार्ट पे क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। सेल का स्ट्रक्चर मैंने कार्डियक सेल्स, इससे मुराद है कि ये कार्डियक सेल्स है। कार्डियक सेल्स में ये एज जो है सोडियम पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर के तौर पे काम करती है। जो भी डिजिटलिस को दे रहे हैं, स्ट्रोफेंथस को दे रहे हैं, एलोपैथिक के अंदर होम्योपैथिक वाले जो सोलर में सोडियम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। सोडियम पोटेशियम चैनल क्या चीज़ है और ये कैल्शियम को जो है ना ये इसका इफ्लक्स रोकती है। सोडियम पोटेशियम क्या है, सोडियम पोटेशियम जो है ये आयंस है जो कि इनफ्लक्स जो कि सेल्स की एक्स्ट्रासेलुलर कैविटी से इंट्रासेलुलर स्पेसेस की तरफ आते हैं, इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स, ठीक है। अब होता क्या है कि सोडियम पोटेशियम जब इनफ्लक्स करते हैं तो यहाँ पे सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट कैल्शियम है वो इफ्लेक्स कर जाती है। अब इसके इफ्लेक्स को रोकना है हमने। अब कैल्शियम के इफ्लेक्स को रोकना है। कैल्शियम का इफ्लेक्स जब रुक जाएगा तो इस यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जिसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की बढ़ जाएगी और उसकी कंट्रैक्टिलिटी जो है टेकिकार्डिया वो ज्यादा हो जाएगी या कंट्रैक्टिलिटी इसकी बेटर हो जाएगी। अब इसलिए जो डिजिटलिस स्ट्रोफेंथस है वो क्या करता है कि यहाँ पे इसके चैनल्स जो सोडियम और पोटेशियम के हैं वो ब्लॉक कर देगा। सोडियम पोटेशियम ना तो इनफ्लेक्स करेगा ना आउटफ्लेक्स करेगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट कैल्शियम है वो आउटफ्लेक्स नहीं करेगा। जब सोडियम पोटेशियम इनफ्लेक्स आउटफ्लेक्स करता है, खसूसन जब इनफ्लेक्स करता है तो कैल्शियम जो है वो आउटफ्लेक्स कर देता है। जब सोडियम और पोटेशियम का इनफ्लेक्स आउटफ्लेक्स रुक गया तब कैल्शियम स्टेबल हो गया। कैल्शियम जितनी देर तक सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा उतनी देर तक इसकी कंट्रैक्टिलिटी बेटर होगी। इसलिए जब भी आपने डिजिटलिस स्ट्रोफेंथस को देना है तो ये याद रखिएगा कि हार्ट फेलियर के अंदर बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इसको जो है वो अरिथमिया के अंदर जो है वो बड़े एहतियात से दें। खसूसन जब आपकी पल्पिटेशन ज़्यादा है, हार्ट बीट ज़्यादा है, उस वक्त आप डिजिटल स्ट्रोफेंथस से जो है ना वो इज्तनाब करें। और जब आपका ब्रैडिकार्डिया के सिम्टम्स आ रही हैं, आपको ब्लड प्रेशर जो है वो आपका लो है, हार्ट मसल्स लो हैं, तब होम्योपैथिक वाले डिजिटलिस स्ट्रोफेंथस को दे सकते हैं ताकि वहाँ पे जो कैल्शियम प्रेजेंट रहेगी वो एक टॉनिक के तौर पे या वहाँ पे उसकी बेटर अरेथमिया के लिए या आपके वो टॉनिक के तौर पे ये काम करेगी और आपका जो हार्ट के मसल्स हैं वो बेहतर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।